संघर्षमयी प्रतिभा का ऐसा इंद्रधनुष था तो समता और समरसता के प्रतीक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 96वीं जयंती, जिसके मौके पर आप अटल श्रद्धेय अटल और स्मृति स्थल से सीधी तस्वीरें देख रहे थे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आज कई कार्यक्रमों का आयोजन भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12 बजे देश के 6 राज्यों के किसानों से वर्चुअल संवाद करने वाले हैं। साथ ही पीएम मोदी देश के 9 करोड़ किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के 18,000 करोड़ रुपए भी ट्रांसफर करेंगे। ये राशि पीएम किसान निधि की अगली किश्त होगी। देश में अलग अलग जगहों पर बीजेपी के मंत्री और सांसद किसान चौपाल लगाकर पीएम के संबोधन को सुनेंगे और सरकार की योजनाओं को किसानों तक पहुंचाया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महरौली में, वहीं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद पटना में किसानों के साथ पीएम का भाषण सुनेंगे और इस कार्यक्रम को सुनने के लिए अब तक करीब 2 करोड़ किसान रजिस्ट्रेशन भी करा चुके हैं। और सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ गए हैं पटना से। शैलेंद्र, आज चूंकि 12 बजे ये एक बड़ा कार्यक्रम सिर्फ इसलिए नहीं कि आज किसानों के खाते में ये राशि 18,000 करोड़ की ट्रांसफर की जा रही है, इसलिए भी कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करते हुए इस दिन की शुरुआत और इस दिन पर यह पावन काम किया जाना है। किस तरह की तैयारी फिलहाल की गई है? देखिए, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, खासतौर पर देखिए किसानों के लिए, और दूसरी ओर अटल जी का जन्मदिन है और बिहार से जुड़ी हुई उनकी कई यादें हैं। लिहाजा ये कार्यक्रम बिहार के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। बिहार में भी कार्यक्रमों का आयोजन कई जगहों पे किया गया, लेकिन अभी हम तस्वीर बीजेपी कार्यालय की दिखाएंगे कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर तैयारी चल रही है। और यहाँ पर तमाम बीजेपी के बड़े नेता उस वक्त मौजूद होंगे जब देश के प्रधानमंत्री अपना संबोधन करेंगे और किसानों से वर्चुअल संवाद करेंगे। और यहाँ पर सुशील मोदी सहित कई जो बड़े नेता हैं प्रदेश के, वो यहाँ पर आएंगे। दूसरा एक बड़ा कार्यक्रम पटना में ही बामेती में फुलवारी शरीफ में किया गया है, जहाँ पर बीजेपी के कई बड़े नेता नित्यानंद राय समेत कई बड़े नेता वहां पर भी मौजूद रहेंगे। तो कई जगहों पर इस कार्यक्रम का, आज के दिन को खास बनाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और देखिए यहाँ पर एक सभागार भी है जो अटल जी के नाम पर बीजेपी कार्यालय में बनाया गया, और ठीक उसके बगल में यह एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर इस आयोजन किया गया है। और कहीं न कहीं किसानों के लिए आज एक तरीके से कहा जा सकता है कि बड़ा मौका है, क्योंकि देश में किसानों को लेकर के कई तरीके की चर्चाएं हैं। किसान कई आंदोलन कर रहे हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, चूंकि 1 करोड़ किसानों को जुटाने के साथ 5 करोड़ किसानों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश पहुंच सके, इसको लेकर के बीजेपी की तरफ से ये खास तैयारी की गई है। और ये माना जाए कि केंद्र की तरफ से क्या कार्य किए जा रहे हैं किसानों को ध्यान में रखते हुए, और किसान हितैषी सरकार जो है वो आज ये रकम उन तक पहुंचा रही है। बिचौलिया प्रथा को खत्म करते हुए सीधे उनके खातों में ये रकम पहुंचती है। ये एक संदेश भी इस आयोजन के साथ दिया जाना है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि खास तौर पर देखिए कई तरीके की भ्रांतियां फैलाई गई हैं हाल के दिनों में, तो उनको दूर करने की कहीं न कहीं बीजेपी के द्वारा एक कोशिश जरूर की जा रही है। और खास तौर पर बिहार की बात करें तो बिहार में कहीं भी किसानों में किसी तरीके की कोई खास तौर पर किसान कानून को लेकर के, या किसान हम बात कर लें किसानों की तो आंदोलन और ये सब कहीं कुछ नहीं हो रहा है बिहार में। और खास तौर पर इस कार्यक्रम का महत्ता बिहार में इसलिए ज्यादा है क्योंकि अटल जी का जन्मदिन है, और ऐसे परिस्थिति में किसानों को जब 7वीं किस्त दी जाएगी। और दूसरी बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किसानों से सीधा संवाद करेंगे, सीधा उनसे बातचीत करेंगे कि आपको क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है। किसान भी अपनी परेशानियों को बताएंगे और प्रधानमंत्री उन्हें सुनेंगे। और इसके लिए कई बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। देखिए, किसान सुधार बिल को लेकर के भ्रांतियां कई तरीके की हैं, लेकिन उसे दूर करने की कोशिश लगातार सरकार बिल्कुल, और यही कोशिश इस वक्त सरकार की भी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब आज सीधा संवाद स्थापित करेंगे तो कोशिश ये होगी कि अगर मन में कोई शंका है, मन में कोई संदेह है, तो उन संदेहों का निराकरण किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र समान जानकारी के लिए। रुक करेंगे दूसरी खबर का। तो बिहार के डिप्टी सीएम रेणु देवी ने किसानों के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं का स्वागत किया है। न्यूज 18 से खास बातचीत में रेणु देवी ने कहा कि केंद्र सरकार की किसान कल्याण योजनाओं के कारण किसानों की स्थिति में सुधार हुआ है।
रेणु देवी ने कृषि सुधार कानून का विरोध करने वालों पर भी निशाना साधा। बात करते हैं बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी से। प्रधानमंत्री की तरफ से मैम 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं डायरेक्ट बेनिफिट जो स्कीम है उसके जरिए। कैसे देख रही हैं इसे? देखिए, ये बहुत अच्छा स्कीम है, ये आज नहीं जा रहा है, नया स्कीम नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने किसानों की दुगनी आय करने के लिए शुरू से ही इन्होंने आज हो गए उनके बहुत साल, जिसमें हमें 6,000 रुपया जो है साल में मिलता है, 2-2 हज़ार का ट्रांसफ़र होता है। हमारे 9 करोड़ जो है किसान रजिस्टर्ड हैं, और भी किसान हमारे रजिस्टर होंगे उनको भी जाएगा, लेकिन 9 करोड़ किसानों को तो पैसा जाता है। और ये पैसा अगर 2,000 जाता है तो 2,000 उनके खाते में पहुंचता है। बिहार के संदर्भ में अगर बात करें तो बिहार में किस तरह से किसानों को फायदा होगा, क्योंकि बिहार में गन्ना का उत्पादन करने वाले भी किसान हैं और भी किसान हैं। देखिए, सबसे बड़ी मैं तो सबसे पहले उनको बधाई देती हूँ, जितना धन्यवाद दे सकती हूँ अपने बड़े गार्जियन माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने गन्ना के लिए स्पेशल पैकेज दे रहे हैं, जो हमारे डायरेक्ट गन्ना किसान जो रजिस्टर है उनके खाते में पैसे जाएंगे और उससे उनका गन्ना का विकास और ज़्यादा होगा। देखती हैं, खासतौर से मैं अगर इसको देखूं कि एक तरफ किसानों का आंदोलन चल रहा है पूरे देश में और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री किसानों से संवाद कर रहे हैं, तो जो आंदोलन चल रहा है, जो आंदोलन को हवा देने की विपक्ष की कोशिश हो रही है, उसकी धार को कुंद करने की तैयारी है प्रधानमंत्री की तरफ से। देखिए, सबसे बड़ी बात है, सब किसान जानते हैं, हम तो यहाँ तक कहते हैं कि जहाँ जिसके कांग्रेस की सरकार है वहाँ भी किसान उसमें आंदोलन नहीं कर रहे हैं, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे और भी जगह, वहाँ भी नहीं कर रहे हैं। ये तुच्छ किसान जो कि बीच में दलाली वाले काम जो होता है, जिसका काम करते हैं, उन्हीं को बेसी तकलीफ लग रहा है, उनके पेट में दर्द हो रहा है कि मेरा पैसा मंडी से हम लेते हैं तो मंडी से मेरा जो मंडी में औने पौने भाव लिए और हमें MSP के बेच देते हैं, तो इससे उनको तकलीफ होता है। अब तो डायरेक्ट किसान को जाएगा, किसान को पैसा मिलेगा, इसलिए इससे किसान को कोई लेना देना नहीं है। एक बड़ी तोहफा है और किसान को काम करने का, क्योंकि अभी जलवायु परिवर्तन भी हो रहे हैं, उसमें भी हमारे किसान को बहुत ज़्यादा फायदा होगा और नई तकनीक से वो अपना काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी हैं, जिनका कहना है कि किसानों के लिए भारत सरकार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बेहतर काम कर रही है। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। और इस बीच बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां पर अहियापुर में भारत फाइनेंस के ऑफिस में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। ऑफिस से 6.5 लाख की चोरी नकाबपोशों की तरफ से की गई है। नकाबपोश अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया और यहां से फरार हो गए। सीसीटीवी, मेमोरी और लैपटॉप भी ये अपराधी अपने साथ ले गए, यानी इस क्लू को भी उन्होंने खत्म कर दिया। बीती रात अपराधियों की तरफ से इस वारदात को अंजाम दिया गया। और सहयोगी सुधीर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुधीर, वारदातों पर लगाम लगाने के लिए तमाम निर्देश थे, लेकिन एक के बाद एक कहीं ना कहीं घटनाएं तो ये जाहिर कर रही हैं कि आदेश एक तरफ है, लेकिन ग्राउंड पर रियलिटी कुछ और ही है। जाहिर है, आदेश और ग्राउंड रियलिटी के बीच जो फर्क है वह अपराधों का आंकड़ा बिल्कुल उसको साफ कर देता है। जिस तरीके से देर शाम को ये घटना हुई, नकाबपोश अपराधी आए, ये जो भारत फाइनेंस के लोग थे अपना कैश का मिलान कर रहे थे और उसी समय आए और उन लोगों ने पिस्टल के बल पर न सिर्फ उनके कैश लूट लिए बल्कि उनके लैपटॉप और उनका जो सीसीटीवी सिस्टम था उसको भी डिस्टर्ब कर दिया, मेमोरी अपने साथ लेकर चले गए। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तो रात की बात है, DSP और सिटी SP अहियापुर थाना पुलिस के साथ वहां पहुंचे, उन्होंने छानबीन शुरू कर दी है। और यह जो पूरी घटना है, यह पूरी वारदात सड़क किनारे उसका ऑफिस है, शहरी इलाका है, वहां हुआ है। तो जाहिर तौर पर बड़ी चुनौती पुलिस को अपराधी दे रहे हैं। उस चुनौती को स्वीकार करने में पुलिस कितना तैयार, कितना सक्षम है, ये तो सवालों के घेरे में है। और अपराध लगातार हो रहे हैं। बीते दिनों एक शख्स की लूट के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी कांटी इलाके में, दूसरे दिन यह लूट की वारदात हो गई। तो आपराधिक वारदात लगातार हो रही है। पुलिस के दावे अपनी जगह हैं, गिरफ्तारियां भी होती हैं, लेकिन उन गिरफ्तारियों की हकीकत क्या है कि वे अपराधी बिल्कुल घटनाओं पर कहीं से लगाम लगती हुई नजर नहीं आती। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर इस तमाम जानकारी के लिए। बात क्रिसमस की। तो
क्रिसमस के मौके पर राजधानी रांची के गिरजाघरों में चहल पहल रही और गिरजाघरों में क्रिसमस के मौके पर विशेष प्रार्थना का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालु शामिल हुए और प्रभु यीशु को याद किया गया। इस दौरान गिरजाघर के फादर ने कहा कि क्रिसमस का त्योहार लोगों में खुशियां बांटने के लिए होता है। उन्होंने लोगों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। क्रिसमस है यह शांति जो हम लोग को मिली, जो मुक्ति हम लोग को मिली, जो किसी तरह बुराइयों से भी हम लोग फंसे थे, हम लोग बच गए, तो इसका जो आनंद, इसका जो अनुभूति हम सबों को मिलता है, क्यों ना हम एक दूसरे को भी बांटें। और यह न केवल क्रिसमस दिन ही रहे, बल्कि यह हमेशा प्रत्येक दिन के जीवन में ये आता रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ सबों को मैं धन्यवाद देता हूँ। और हमारे सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ इस वक्त आर्च बिशप चर्च से रांची से लाइव जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, चूंकि आज के दिन को खुशियां बांटने के लिए खास तरीके से मनाने की हर बार से परंपरा रही है, और लेकिन इस बार कोरोना काल में क्या तब्दीली नजर आती है और किस तरह की तैयारी आप देख रहे हैं? हमारे सहयोगी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, हम एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर इस बार सीमित संख्या में लोगों को चर्च आकर प्रार्थना करने की अपील की गई। फादर ने लोगों को इस मौके पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि किसी भी त्योहार का सीधा और साफ संदेश सिर्फ ये होता है कि आपसी प्रेम भाईचारा बना रहे, और आज जब पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना जैसी महामारी से गुजर रही है, वैसे में एक दूसरे के साथ बने रहने की जरूरत है। तो देश और समाज को आगे बढ़ाने में वैसे तो हर एक समाज की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है, पर यदि ईसाई समाज के इतिहास पर गौर करें तो बेल्जियम से लेकर झारखंड तक के रिश्तों की गांठ मजबूत होती आपको नजर आएगी। क्रिसमस से ठीक पहले जानिए झारखंड में ईसाई समाज के कामकाज और इतिहास के बारे में। झारखंड में जब कभी भी मिशनरियों के इतिहास के पन्ने उल्टे जाएंगे, शुरुआत 1855 से होगी। रांची के मेन रोड से गुजरते वक्त जीईएल चर्च की इस इमारत को आपने कई बार देखा होगा। ईसाई समाज से जुड़े लोगों की माने तो ये चर्च जीईएल की ओर से निर्मित सबसे पुराना चर्च है। वैसे खूंटी के इलाके में बेल्जियम से आने वाले फादर लिवंस की चर्चा झारखंड के पहले धर्म प्रचारक के रूप में होती है। क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले बताते हैं कि फादर लिवंस सफेद घोड़े पर सवार होकर धर्म का प्रचार करने के लिए गांव-गांव घुमा करते थे। उन्होंने क्षेत्र के लोगों को जमींदारों के शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए बहुत काम किया। जैसे फादर लिवंस की बात कर रहे हैं, तो फादर लिवंस जो है और ये सबको अनपढ़ थे, इनको कोई ना कोई ये कानून में फंसा देते थे। तो फादर लिवंस जो है सो यहाँ का आदिवासी लोग के पक्ष में उनका अगुवाई करते थे। फादर लिवंस की पहल पर गरीब, असहाय और आदिवासियों को संरक्षण के लिए सीएनटी एक्ट कानून का स्वरूप भी तब तैयार किया गया था। लंबे समय तक जमींदारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई और हजारों लोगों को शोषण से मुक्ति भी दिलाई गई। अब जरा खूंटी के सरवदा में बने इस चर्च को देखिए। यह रोमन कैथोलिक का पहला चर्च है, जिसकी स्थापना फादर हॉफमैन ने साल 1884 में की थी। चर्च के ऊपरी हिस्से में मरियम का क्राउन लगा है। बताया जाता है कि फादर हॉफमैन का विरोध पहले बिरसा मुंडा आंदोलन से जुड़े लोगों ने किया, लेकिन बाद में आदिवासी समाज का बड़ा तबका फादर हॉफमैन से सहमत भी हुआ कि उसी समय 12वें भी खुलता था। 12वें और सब पुरोहित जाते थे वहाँ पर, और फादर हॉफमैन उसका डर लगा कि उसको छोड़ेंगे यहाँ पर, इसलिए बताया वैसा ही गिरजा बनाएंगे कि भी नहीं छोड़ेंगे, और वैसा ही हुआ। खूंटी के बाद रांची, गुमला, सिमडेगा सहित कई जिलों में मिशनरियों के कामकाज में बहुत तेजी से विस्तार हुआ।
खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ईसाई समाज को स्थानीय लोगों का भरपूर समर्थन मिला। फादर लिवांस ने एक लड़ाई लड़ी जमींदारों के खिलाफ और वैसे लोगों के पक्ष में जो गरीब थे, दलित थे, असहाय थे, आदिवासी थे। फादर ने जमींदारों के खिलाफ एक ऐसी लड़ाई को अंजाम दिया जो आज तक इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आज भी झारखंड की राजनीति में जान देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे, इसका नारा बुलंद होता है। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। पूरे विश्व में क्रिसमस की धूम है और हर कोई अपने अपने तरीके से क्रिसमस मनाने की कोशिश में लगा है, लेकिन देवघर के रजत मुखर्जी का क्रिसमस सेलिब्रेशन अनोखा है। दरअसल रजत मुखर्जी डाक टिकट संग्रह करने के शौकीन हैं और पिछले 40 वर्षों से डाक टिकट संग्रह कर रहे हैं। लगभग 150 देशों के दुर्लभ डाक टिकटों का इन्होंने संग्रह किया हुआ है। खास बात यह है कि ईसा मसीह के जीवन काल से जुड़े दर्जनों दुर्लभ डाक टिकटों का भी इन्होंने संग्रह किया है। प्रदर्शनी में लगभग 40 देशों के ऐसे दुर्लभ डाक टिकटों को शामिल किया गया जिनमें ईसा मसीह की जीवनी पर संचित जो सचित्र है वो दर्शाया गया है। इस बार कोरोना काल में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए क्रिसमस मनाए जा रहे हैं। तो एक फिलाटेलिस्ट है जिसके कारण डाक टिकट का संग्रह होने के कारण हम करीब अब कितने हैं ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन 50-60 हज़ार से भी ऊपर स्टैम्प्स है मेरे पास सारे पृथ्वी के। उनमें से 200 स्टैम्प्स केवल मेरा क्रिसमस का ही है। तो हर बार अलग अलग शेप में अलग अलग तरीके से हम इन डाक टिकटों के सहारे हम क्रिसमस भी मनाते हैं बच्चों के साथ, लेकिन इस बार कोरोना के कारण डिस्टेंसिंग को ही याद करते हुए, उसको नज़र रखते हुए, कोरोना को ख्याल करते हुए इस बार बच्चों को नहीं बुला पाए हम। एक्चुअली रजत दा का ये हॉबी बहुत अद्भुत है। ये डाक टिकट का प्रदर्शनी भी करते हैं और डाक टिकट में जितने भी हमारे ईसा मसीह का जो जन्म दिवस से लेकर के जितना भी डाक टिकट है उसी के साथ इन्होंने बनाते हैं और बच्चे को बार बार प्रेरित करते हैं कि आप इस चीज़ को देखें।